हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। वांगजी जो डीमन गॉड के टेंपल से निकलते हुए उनका स्टैचू जो उसने खुद ने क्रिएट किया था उसे उठाकर लेके आया था, उसी स्टैचू ने विंग और वांगजी की डीमन से प्रोटेक्शन की थी और फाइनली वो यीलिंग माउंटेन से जैसे तैसे करके नीचे सेफली उतर आए थे। हाँ, इसमें वांगजी को कुछ हार्म हो चुका था और विंग को भी, क्योंकि उन दोनों पर भी डीमंस ने और साथ ही उस फॉग ने भी इफेक्ट किया था, इसलिए उनकी हालत ज़्यादा वर्स्ट नहीं थी पर ठीक ठाक थी। मतलब ऐसी भी नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा खराब हो, पर उसे बहुत ज़्यादा सही भी नहीं कहा जा सकता था। वांगजी विंग को लेकर यीलिंग माउंटेन से नीचे आकर उसे एक पेड़ के पास बिठा देता है। वही विंग जो खुद भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका था, वो वांगजी को भी अपने पास बैठने के लिए बोल देता है, क्योंकि वो जानता था कि वांगजी भी बहुत ज़्यादा थक चुका है। वांगजी भी विंग के साथ वहाँ कुछ देर तक रेस्ट करता है। कुछ ही दूरी पर वांगजी को कुछ वॉइसेस सुनाई देने लगती हैं। वांगजी जो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि ये वॉइसेस किसकी है, वो विंग को अपने सपोर्ट से खड़ा करता है और उन वॉइसेस की तरफ बढ़ जाता है। वही कुछ दूरी पर वो लोग भी इसी यीलिंग माउंटेन के पास ही आ रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि बाकी सारे कल्टीवेटर्स थे जो आज यहाँ वांगजी को ही रिसीव करने आए थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि 20 दिन बाद वांगजी आने वाला है, तो वो वांगजी को ही यहाँ लेने आए थे। साथ ही वांगजी से उन्हें रिजल्ट जानने की भी बहुत ज़्यादा डेस्परेशन थी, इसलिए वो खुद को होल्ड नहीं कर पाए थे, क्योंकि इन दिनों में उनकी भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वेनरोहान ने लैन क्लैन के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था और अब लैन क्लैन का बस क्लाउड रिसोर्सेस ही वो पार्ट बचा था जहां अभी तक वेंस का कब्जा नहीं था। वांगजी विंग को लेकर उन लोगों के पास जाता है। कुछ ही दूरी पर उसे अपने क्लैन के और बाकी क्लैंस के भी क्लैन लीडर और साथ ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स भी नजर आते हैं। वांगजी विंग को अपने सपोर्ट से ही उनके सामने लेके जाता है और वांगजी उन्हें बो करता है, पर उसके हाथ में विंग था तो वो ठीक से झुक नहीं पाता। सब वांगजी के साथ एक ओमेगा को देखकर कहीं ना कहीं शॉक हो चुके थे। साथ ही वो सब भी विंग और वांगजी की वर्स्ट कंडीशन देख सकते थे, इसीलिए फिलहाल वहाँ कुछ भी पूछने से अच्छा उन सबको वांगजी को घर ले जाना लगा। इसीलिए लैन सिचैन और बाकी सब ने वांगजी और विंग की हेल्प की। लैन सिचैन के ओमेगा ने मतलब नी हुसैन ने विंग को हेल्प किया था, साथ ही वेंचिंग भी विंग की हेल्प कर रही थी और सिचैन और चिंगेजुन ने वांगजी की हेल्प की थी। वो उन दोनों को भी क्लाउड रिसोर्सेज में लेके आते हैं और उन दोनों का पहले तो ट्रीटमेंट होता है। कुछ देर बाद वो सब भी मीटिंग हॉल में थे और विंग और वांगजी भी फिलहाल मीटिंग हॉल में ही थे और सब उनकी तरफ क्यूरियसली देख रहे थे। खासकर विंग के लिए बहुत सारे सवाल थे सबकी आंखों में, वही वांगजी से रिजल्ट जानने की डेस्परेशन भी। वांगजी सबसे पहले अपने सैड वॉइस में सबको बताता है कि डीमन गॉड ने इतनी कोशिश के बाद भी कोई भी हेल्प करेंगे ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है। डीमन गॉड ने शायद वांगजी की वर्शिप को एक्सेप्ट नहीं किया। ये जानकर हर कोई दुखी हो चुका था, क्योंकि सब अब डीमन गॉड के ही भरोसे थे। साथ ही बाकी सबसे वांगजी को अभी तक ये भी पता चल चुका था कि अब सिर्फ क्लाउड रिसोर्सेस ही एक ऐसी सेफ प्लेस बचे हैं जहां बाकी सारे कल्टीवेटर हैं। बाकी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे सिर्फ वेनरोहान और उसके वॉकिंग क्रॉप्स की हुकूमत चल रही है। ये जानकर वांगजी भी सैड हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था कि अब सारे लोग वॉकिंग क्रॉप्स में बदल चुके हैं, तो कल्टीवेशन वर्ल्ड खतरे में है। इवन अब कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाने का कोई भी रास्ता बचा भी नहीं है। डीमन गॉड के हेल्प का जो लास्ट रास्ता बचा हुआ था वो भी बंद हो चुका है और अब वांगजी को टेंशन थी कल्टीवेशन वर्ल्ड को कैसे बचाना है इस बात की। पर वांगजी जो फिलहाल ये सोच पाता उससे पहले ही लैन चिंगेजुन वांगजी से विंग के बारे में पूछ लेते हैं। वांगजी जो अपने फादर और बाकी सबको सब कुछ बता देता है। जैसे ही ये बात बाकी सब सुनते हैं, वो विंग के लिए सिंपैथिक लुक दे तो रहे थे, पर जिन वांगशान तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है,
शायद इसी ओमेगा की वजह से डीमन गॉड ने तुम्हारी हेल्प नहीं की, क्योंकि ये डीमन गॉड का सेक्रीफाइस था, तो तुम्हें क्या जरूरत थी इसे बचाने की। सौंप देते इसे उन डीमंस के हाथों तो शायद आज डीमन गॉड हमारी हेल्प करते। ये सुनना था कि बाकी सबकी नज़र भी जिन ग्वांगशान पर आ चुकी थी और कहीं ना कहीं वहाँ सबके लुक में ये नज़र आ रहा था कि सब जिन ग्वांगशान की बातों को अग्री कर रहे हैं। वांगजी जो सबकी तरफ एक नज़र देखता है और ऑब्वियसली उसे जिन ग्वांगशान की ये बात सुनकर गुस्सा आ चुका था, वो अपनी जगह से खड़ा होकर जिन ग्वांगशान की तरफ देखता है और फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी पोलाइट वॉइस में कहता है, क्लैन लीडर जिन, फर्स्ट मैंने इस ओमेगा की कोई भी हेल्प नहीं की, क्योंकि ये खुद भागते हुए डीमन गॉड के टेम्पल में आया था, तो डीमन गॉड ने इसे प्रोटेक्ट किया है। रही बात वहाँ इसे रखने की, तो मैंने इसे वहाँ रखने की परमिशन दी। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो डीमन गॉड का टेम्पल है, ना कि मेरा घर जहाँ मैं अपने हिसाब से किसी को रखूँ या किसी को निकाल दूँ। वो डीमन गॉड की जगह है और उनकी मर्जी होगी कि कौन वहाँ रहेगा और कौन नहीं। जैसे मैं उस दिन इस ओमेगा की हेल्प करने में टोटली फेल हो चुका था, क्योंकि मैं टेम्पल से बाहर निकल ही नहीं पाया। मतलब उस दिन डीमन गॉड की मर्जी थी कि मुझे उस टेम्पल से नहीं निकलना, तो मैं नहीं निकल पाया और बाद में इसी ओमेगा को डीमन गॉड ने अपने टेम्पल में आने दिया। साथ ही डीमन गॉड ही उन डीमन से हम लोगों की प्रोटेक्शन कर रहे थे, इसीलिए वो मेरी मर्जी नहीं थी, वो डीमन गॉड की मर्जी थी। जिन ग्वांगशान ये सुनते हैं और वो वांगजी की तरफ फिर से गुस्से से देखते हुए कहते हैं, पर निकलते वक्त तो डीमंस ने इस ओमेगा को ले जाने की कोशिश की थी ना, तो क्यों नहीं जाने दिया उन लोगों के साथ इसे। वांगजी जिन ग्वांगशान की तरफ फिर से गुस्से से देखते हुए अपनी वॉइस इस बार थोड़ा रेस करते हुए कहता है, क्लैन लीडर जिन, अगर डीमन गॉड को इस ओमेगा का सेक्रीफाइस ही चाहिए था, तो वो अपने टेम्पल में ही इसका सेक्रीफाइस ले लेते, तब वहाँ मैं भी इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। पर डीमन गॉड को ह्यूमन सेक्रीफाइस कभी चाहिए ही नहीं था। ये बात हमारी ओल्ड बुक्स में भी लिखी हुई है क्लियरली कि डीमन गॉड कभी भी ह्यूमन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं करते, तो डीमन गॉड को ही इसे प्रोटेक्ट करना था। और रही बात उन डीमन से इसे बचाने की, तो मैं एक कल्टीवेटर हूँ और कल्टीवेशन वर्ल्ड का फर्स्ट रूल ही यही है कि हमें किसी भी इंसान की जान लेने का या उसे अपने आंखों के सामने मरते हुए देखने का हक नहीं है, तब तक जब तक वो इंसान गलत ना हो। और मेरी नज़र में ये ओमेगा गलत नहीं है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया। इनफैक्ट ये खुद उन विलेजर्स के क्रूएलिटी का शिकार हुआ है। और अगर डीमन गॉड को बाहर भी इसका सेक्रीफाइस चाहिए ही था, तो डीमन गॉड बहुत आसानी से मुझे अपोज कर सकते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग तो है डीमन गॉड, पर उन्हें खुद ही इस ओमेगा से कोई लेना देना नहीं था। और मैंने ये कहीं भी नहीं सुना और ना ही पढ़ा है कि डीमन गॉड किसी ओमेगा को अपना स्लेव रखते हैं या उससे किसी भी चीज़ को लेते हैं। जिन ग्वांगशान जो गुस्सा था, पर वांगजी के इन आंसर से वो शांत हो चुका था। साथ ही बाकी सब भी वांगजी की बातों को ऑब्वियसली मानते थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी ये सुना नहीं था कि डीमन गॉड ने किसी ह्यूमन के सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। पर ठीक है, अगर कुछ विलेजेस में ये रिचुअल्स होते हैं तो वो लोग ज़्यादा रोक भी नहीं सकते। खासकर उन विलेजर्स ने भी ये सब कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए किया। और फिलहाल ये कंसर्न का टॉपिक ही नहीं है, फिलहाल ये कंसर्न का टॉपिक है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कैसे करना है। और इसी बात पर इस बार सोचना ज़रूरी है, क्योंकि डीमन गॉड ने तो हेल्प के लिए रिफ्यूज़ कर दिया है, तो वांगजी यही बात सबको बताता है और सब इस बात से अग्री भी हो जाते हैं और इस ओमेगा को फिलहाल इग्नोर करने के बारे में ही सोचते हैं। वही विंग जो ऑब्वियसली वांगजी के बिहेव से बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, उसके फेस पर स्माइल थी और वो अभी भी वांगजी के पीछे छुपा हुआ था, क्योंकि वांगजी ही इन सब से विंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसलिए विंग जब जिन ग्वांगशान चीखे थे तो थोड़ा डर चुका था। साथ ही वो ये भी जानता था कि यह जो भी डिबेट हो रही है वो उसकी वजह से ही हो रही है। इसीलिए वांगजी जो इकलौता उसका सेवियर था, साथ ही उसका यह भी प्रोटेक्टर था, वो उसी के पीछे छुप रहा था। सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर अब विंग के टॉपिक से हटकर
पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कैसे करना है इस टॉपिक पर बात करने लगे थे। वही अब तक जो 20 दिनों से इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को लीड लैन सिचैन कर रहे हैं, मतलब अब तक लैन सिचैन 20 दिनों में वांग जी के एब्सेंस में उसकी जगह संभाले हुए थे, अब वो जगह फिर से वांग जी को मिल जाती है। मतलब अब फिर से वांग जी वॉर को लीड करने वाला था और तब तक वांग जी को रेस्ट की ज़रूरत थी। इसीलिए सब कुछ छोटे मोटे बातों पर और वांग जी के कुछ वॉर प्लानिंग्स को सुनकर फिर से अपने अपने रूम्स में जा चुके थे और वांग जी को जिंगशी में भेज दिया था रेस्ट करने के लिए। साथ ही विंग को जिंगशी के साइड का रूम दिया गया था ताकि विंग भी वहाँ रेस्ट कर सके। सॉरी गाइज, विंग जो वांग जी के साथ ही प्रोटेक्शन फील कर रहा था, इसीलिए वो वांग जी को दूर नहीं करना चाहता था। साथ ही वो वांग जी से दूर भी नहीं जाना चाहता था, पर वांग जी जो एक अल्फा था वो विंग को अपने साथ भी नहीं रख सकता था, इसीलिए उसे जिंगशी के एग्जैक्ट साइड का क्वार्टर ही दिया गया था ताकि विंग सेफ भी फील कर सके और वो वांग जी से थोड़ा दूर भी रह सके। विंग और वांग जी दोनों भी रेस्ट कर रहे थे, वही बाकी सब भी रेस्ट करने जा चुके थे और अब हर कोई प्रॉब्लम में था या यूँ कहा जाए टेंशन में, क्योंकि अब तक उन्हें जो होप थी वो भी टूट चुकी थी और अब उन्हें ही जैसे तैसे करके कल्टीवेशन वर्ल्ड को इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचाना होगा, वरना पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड बर्बादी की तरफ जा ही रहा है और पूरा बर्बाद होने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए वो सब परेशान भी थे पर फिलहाल रेस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट होने के बाद सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स वॉर के लिए रेडी हो चुके थे। वही वांग जी उन सबको अपने हिसाब से कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और फाइनली वो सारे कुछ ही देर बाद बैटल ग्राउंड में थे। यहाँ बैटल ग्राउंड में फिलहाल कल्टीवेशन वर्ल्ड के जो भी कल्टीवेटर्स बचे थे, चाहे वो अल्फा हो, ओमेगा हो या बीटा हो, हर कोई मौजूद था अपने अपने स्पिरिचुअल वेपन्स के साथ और अपनी स्ट्रॉन्ग माइंड स्टेट के साथ कि अगर वो वेन रोहान को नहीं हरा पाए तो कल्टीवेशन वर्ल्ड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए उन्हें वेन रोहान को हराना ही होगा। कुछ ही देर बाद वेन रोहान भी वहाँ आ चुका था अपने वॉकिंग क्रॉप्स की आर्मी के साथ। यहाँ पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड तो मौजूद था पर अभी भी यहाँ विंग नहीं था, क्योंकि विंग एक कल्टीवेटर नहीं था, विंग एक नॉर्मल ह्यूमन था। इसीलिए उसे गुसू में ही रखा गया था, क्योंकि उसे बैटल ग्राउंड में लाना मतलब उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वो तो एक भी अटैक सह नहीं पाएगा। उसके पास गोल्डन कोर ही नहीं है तो वो नॉर्मल ह्यूमन ही है, तो उसकी जान को खतरे में क्यों डालना। इसीलिए सबने उसे वही छोड़ दिया था। वांग जी और वेन रोहान साथ ही बाकी सारे कल्टीवेटर्स फिर से वॉर में जुट गए थे और सब अपना अपना 100% दे रहे थे, पर कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वेन रोहान जिसके पास यन आयरन था वो बहुत स्ट्रांगली सब पर अटैक कर रहा था। वेन रोहान जो ये डिसाइड कर चुका था कि ये लास्ट बैटल है और इसके बाद कोई भी बैटल नहीं होगी और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर सिर्फ उसी का अधिकार होगा, वो सबको एक एक करके आज बंदी बनाना स्टार्ट कर चुका था। उसकी वॉकिंग क्रॉप्स की आर्मी एक एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर को पकड़ के इनविजिबल रोप में बांध रही थी और उसे कैद कर ले रही थी। ऑब्वियसली अगर सब मर ही जाएंगे तो वेन रोहान राज किस पर करेगा? उन मुर्दों पर जो फिलहाल सिर्फ एक जिंदा लाश है, उनमें ना अकल है ना शक्ल है और वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह है हमारी लैंग्वेज में कहा जाए तो। और रोबोट पर हुकूमत करना किसे पसंद आएगा? साथ ही ये सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स थे, तो वेन रोहान इससे और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता था। वो इन सब की सोल को कैप्चर करके डीमन गॉड को सेक्रीफाइस कर देगा और डीमन गॉड उससे खुश हो जाएंगे और उसे और भी ज़्यादा पावर देंगे और फिर पूरी दुनिया पर सिर्फ वेन रोहान का कब्जा होगा। यही वेन रोहान सोच रहा था, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स को पकड़ रहा था। ऐसे ही वेन रोहान लगभग आधे से ज़्यादा कल्टीवेटर्स को पकड़ चुका था। यूँ कहा जाए तो जिन क्लैन लीडर और उनके फैमिली, जियांग क्लैन लीडर और उनकी फैमिली, साथ ही नी क्लैन भी वेन रोहान की वॉकिंग क्रॉप्स आर्मी के कंट्रोल में थे और वो सब कल्टीवेटर्स एक साइड में अपने घुटनों पर बैठे हुए थे और
उन सबको एक इनविजिबल स्ट्रॉन्ग रोप से बांधा गया था, जिस वजह से वो अपने कल्टीवेशन स्किल्स का यूज नहीं कर सकते थे। और फिलहाल वो उस हालत में भी नहीं थे क्योंकि सब बहुत ज़्यादा इंजर्ड ऑलरेडी हो चुके थे, उनकी एनर्जी टोटली ड्रॉप हो चुकी थी और उन्हें फिलहाल मेडिटेशन की ज़रूरत थी, साथ ही इलाज की भी। पर वेन रोहान वो दोनों भी चीज़ें इन्हें प्रोवाइड तो नहीं होने दे सकता था क्योंकि वो इन सबको वीक ही तो करना चाहता था। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे अब लैन क्लैन मेंबर्स भी वेन रोहान के आर्मी द्वारा पकड़े जा रहे थे। वही वांग जी जो इन सब हालातों को देखकर और भी ज़्यादा अपसेट हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी और इतनी मेहनत के बावजूद भी वो वेन रोहान को हराने में टोटली फेल था। साथ ही वांग जी ही एक ऐसा पर्सन उस बैटल ग्राउंड में फिलहाल बचा हुआ था जो हद से ज़्यादा स्ट्रांग बिहेव कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली उसे 20 दिन तक हद से ज़्यादा पॉजिटिव मेडिटेशन और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिला है जो उसकी बॉडी के लिए, माइंड के लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल सही है। तो वो स्ट्रांग बिहेव कर ही रहा है। बाकी सब तो पिछले 20 दिनों से लगातार वॉर ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड है। पर वांग जी जो फिलहाल फिट एंड फाइन है, वो इस वॉर में सबसे ज़्यादा हेल्दीली फाइट कर रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वांग जी जब अपने फादर को कैद देखता है, वो टोटली खुद की स्ट्रेंथ को भी हार चुका था क्योंकि वांग जी की फैमिली उसकी फिलहाल स्ट्रेंथ थी और वही फैमिली फिलहाल वेन रोहान के वॉकिंग क्रॉप्स थ्रू बंदी बनाई गई थी। एक अकेला वांग जी कब तक इन सब से फाइट कर पाता और कब तक थक चुका था। वो फिलहाल अब हार मानने के कगार पर था क्योंकि कितना भी फाइट कर ले वो जानता था कि वो अकेला इन सब से फाइट नहीं कर सकता, ना ही जीत सकता है और अब वो किसी को बचा भी नहीं सकता। फिर भी वो अपनी स्ट्रेंथ यूज कर रहा था। वो कहते हैं ना, आखिरी दम तक लड़ते रहना और हार नहीं मानना। फिलहाल वांग जी इसी बात को फॉलो कर रहा था, ये जानते हुए कि वो जीत नहीं सकता। वो इतनी जल्दी गिव अप करने के लिए भी रेडी नहीं था। इससे पहले कि वांग जी टोटली अपनी स्ट्रेंथ गवा कर गिव अप कर देता, उस पूरे बैटलफील्ड में एक फ्लूट की आवाज़ गूंजने लगती है और उस फ्लूट की आवाज़ को सुनकर हर किसी का ध्यान उस आवाज़ की तरफ गया था, इवन वेन रोहान का भी। एक पर्सन जो टोटली ब्लैक फॉग में कवर था, वो उस बैटलफील्ड में एंटर करता है। वो फ्लूट बजा रहा था और उसने टोटली ब्लैक रोब्स पहन के रखे थे। उसके फेस को मास्क से कवर किया गया था और उसके हेड पर ब्लैक कलर का रिबन था। वो पर्सन हर किसी के लिए नया था, किसी को भी उस पर्सन के आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। पर जैसे जैसे वो फ्लूट की आवाज़ उस जगह पर गूंज रही थी, वैसे वैसे सब फील कर सकते थे कि वहाँ की जो डार्क और नेगेटिव एनर्जी है वो ड्रॉप हो रही है। मतलब वो धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन कम हो रही है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.